वाई आर यू सो मूडी, वाई आर यू सीम सो सैड। तुम्हारा मूड हमेशा मौसम की तरह ऐसे बदलता क्यों रहता है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं जो हमें लोगों के द्वारा उन लोगों के लिए सुनने को मिलते हैं जो अक्सर अपने मूड से डील कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों उनके मूड ऊपर नीचे होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है निधिका और मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आइए हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक बाइपोलर डिसऑर्डर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के बारे में। बिफोर वी डाइव इनटू द मेन टॉपिक दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज़ इमोशंस, क्योंकि बाइपोलर के बारे में समझने से पहले हमें ये देखना है कि बाइपोलर में क्या चीज़ें आती हैं। बाइपोलर के अंदर एक्चुअली बाइपोलर जो है बेसिकली मूड, इमोशंस, फीलिंग, इन सब से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस को अगर मैं सिंपल भाषा में डिस्कस करूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो इमोशंस को हम एक प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं। इमोशंस जो है वो एक प्रोग्राम की तरह है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की सेटिंग होती है या प्रोग्राम्स डाले जाते हैं। उसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे फिर वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों में भी कुछ प्रोग्रामिंग्स डाले गए हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्राम होता है इमोशंस। अब अगर प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 प्रोग्राम्स को डिवाइड किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है कॉग्निटिव, कोनेटिव एंड अफेक्टिव। इनको हम अपने बिहेवियर का बेस भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कॉग्निटिव की, तो कॉग्निटिव इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि कॉग्निटिव में वो सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाती हैं जो हमारी बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फॉरगेटिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहीं अगर हम देखें कोनेटिव, तो कोनेटिव में आती है हमारी साइकोमोटर एबिलिटीज़, जैसे हमारा चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, यानी कि जो भी मसल्स और ग्लैंड से रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो सारे कोनेटिव के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है हमारा अफेक्टिव, जो कि बेसिकली होता है हमारे इमोशंस या फिर हम बोल सकते हैं फीलिंग्स। तो उन्हीं में से एक प्रोग्राम है अफेक्टिव या इमोशंस। तो इमोशंस जो होते हैं बेसिकली ये हमारे जो एक तरीके से हमारी इंटरनल फीलिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी पर्सन के प्रति किस तरीके से अपने इमोशंस को शो करता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इमोशन को डिस्क्राइब 2 तरीके से किया गया है, मूड एंड अफेक्ट। मूड और अफेक्ट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इमोशंस को दर्शाती हैं। मूड की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ इंटरनल फीलिंग्स, यानी कि अगर कोई आप किसी से पूछते हैं कि आपका मूड कैसा है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हैप्पी, सैड, एंग्री या डरा हुआ या जैसे भी, तो वो बताता है कि हमारा मूड कैसा है, इंटरनली हम कैसा महसूस कर रहे हैं। वहीं अफेक्ट की अगर बात करें तो अफेक्टिव इज अ ऑब्जेक्टिव फीलिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व हो सकता है या फिर जो हमारे जेस्चर पॉस्चर में दिखाई देता है। जैसे कि सपोज करो कि अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारे जेस्चर पॉस्चर्स में जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो खुशी दिखाई देती है, दैट इज अफेक्ट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूड जो है जहाँ हमारी इंटरनल फीलिंग्स है, वहीं अफेक्ट जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स है। तो इस तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मूड डिसऑर्डर, क्योंकि जब भी यही मूड्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं या इन्हीं मूड्स में फ्लक्चुएशन आता है तो हम उनको फिर नाम देते हैं मूड। अब ऐसा नहीं है कि जिनके मूड्स में, क्योंकि मूड तो किसी का भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बहुत सीरियस मोड पे या फिर हम कह सकते हैं एक सीवियर फॉर्म में अगर मूड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से पर्सन अपने मूड से डील कर रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि पर्सन जो है वो मूड डिसऑर्डर से डील कर रहा हो। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक तरीके की ये साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है जिसमें पर्सन जो होता है वो
मूड से रिलेटेड जो भी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं या जो भी कैपेसिटी होती है कि जिसमें वो मूड को हैंडल नहीं कर पाता, उन चीज़ों मूड को हैंडल नहीं कर पाता, वो चीज़ों के बारे में यहाँ पे मूड डिसऑर्डर में बताया जाता है। अब मूड डिसऑर्डर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कि मूड डिसऑर्डर के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बेसिकली मूड डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर, बाइपोलर जिसके बारे में हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो बाइपोलर के अंदर ही फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। मेजर डिप्रेशन आता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, साइक्लोथाइमिक हो सकता है, या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर हो सकता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इस तरीके से कई सारे इसके क्लासिफिकेशन मूड डिसऑर्डर के बताए गए, और इन्हीं में से, इन्हीं क्लासिफिकेशन में से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट मूड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने के लिए पहले तो हमें समझिए कि बाइपोलर जो टर्म है दैट इज टू पोल्स, लाइक हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, पोल ए एंड पोल बी, ठीक है, पोल ए एंड पोल बी। तो एक तरफ अगर हम बोलते हैं कि एलिवेटेड मूड, और एक अपन बोलते हैं लो मूड। तो जहां एलिवेटेड मूड को नाम दिया गया है मैनिया, और वहीं लो मूड को नाम दिया गया है डिप्रेशन। तो बेसिकली जो हमारे इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं या जो भी मूड में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वो इन्हीं दोनों मूड के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। यानी कि यही उतार चढ़ाव जो आते हैं इन्हीं के बीच में पर्सन जब डील करता है डिफरेंट मूड से, कि कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी मेनिया के सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर पर्सन बाइपोलर से सफ़र कर रहा है तो जल्दी जल्दी उसके जो मूड है वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले वो डिप्रेस फील कर रहा था और थोड़ी देर बाद ही वो एकदम से हाइपर फील करने लगेगा, एकदम से उसका मूड एनहांस हो जाएगा या एलिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कभी कभी होता है, यानी कि इसमें एक गैप आता है। अगर पर्सन सपोज करो कि 8-10 दिनों से डिप्रेस मूड से सफ़र कर रहा है तो उस बीच में कोई एक बार या 2 बार ही उसका मूड जो होगा वो एनहांस होगा। ऐसे नहीं है कि मोमेंटरली उसमें चेंजेस आ रहे हैं या हर घंटे उसमें मूड में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, मूड में चेंजेस आते हैं, और तभी इसको अपन ने नाम दिया है मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सेवरल डेज से लेके सेवरल वीक्स तक की इनका ड्यूरेशन हो सकता है। आप इस एक चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से मूड का जो होता है वो एलिवेशन या कम ज़्यादा होना होता है। नॉर्मल मूड एक पैरेलल लाइन की तरह चलता है, वहीं अगर हाई मूड है तो हाई जाएगा, और अगर लो मूड है किसी का तो लो जाएगा। हाई मूड यानी कि पर्सन वहाँ पे एक एलिवेशन पे है, पर्सन जो है उसको मैनिया के सिम्टम्स वहाँ पे फील हो रहे हैं, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या ओवरली जॉयड फील कर रहा है। वहीं अगर मूड लो होगा तो पर्सन वहाँ पे डिप्रेसिव फील कर, उसको डिप्रेसिव एपिसोड्स वहाँ पे आएंगे। एक कंडीशन और होती है यहाँ पे हाइपोमैनिक की, जो कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि माइल्ड मैनिक स्टेज है, जिसमें कि पर्सन का मूड एलिवेट होता है बट उस लेवल का, उस एक्सट्रीम लेवल का नहीं होता है जो कि बेसिकली मैनिक एपिसोड्स में होता है। अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस अगर देखें बाइपोलर और यूनिपोलर के अंदर, तो बाइपोलर जैसे कि अभी कंडीशन बताई, बाइपोलर के अंदर 2 कंडीशन है, डिप्रेशन और मैनिया, और इनके बीच में जो मूड है वो हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। मूड जो है हाई और लो दोनों के बीच में झूलता रहता है। वहीं अगर यूनिपोलर डिप्रेशन की बात करें तो कॉन्स्टेंटली पर्सन लंबे टाइम तक सैड फील करेगा, होपलेस फील करेगा या एम्प्टी फील करेगा। यानी कि बेसिकली यूनिपोलर के अंदर वो केवल डिप्रेशन से जूझ रहा है, डिप्रेशन फील कर रहा है, वो डिप्रेस्ड है लॉन्ग टर्म, जबकि बाइपोलर के अंदर वो दोनों चीज़ों से डील कर रहा है, दोनों कंडीशन से वो डील कर रहा है। अगर मेनली यूनिपोलर या फिर अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं और मेन सिम्टम्स की बात करूं तो मेनली पर्सन एक ट्रायड बनता है। तो मेनली पर्सन 3 चीज़ों से डील करता है, हेल्पलेस फील करता है, होपलेस फील करता है और वर्थलेस फील करता है। हेल्पलेस, उसको ये लगता है कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। होपलेस पर यानी कि वो चारों तरफ से निराश हो चुका है, उसको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, वो बिल्कुल निराश हो चुका है। वहीं अपने आप को वो वर्थलेस फील करता है, उसको ये लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकता। तो इस तरीके से वो ज़्यादा ये सिम्टम फील कर। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये तो होते ही होते हैं, इसके अलावा भी और भी सिम्टम्स डिप्रेशन में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं अदर सिम्टम्स के अंदर मूड स्विंग्स होना या फिर बॉडी वेट में चेंज आना। अक्सर डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखा गया है कि पर्सन को भूख कम लगती है, पर्सन को नींद कम आती है, इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी डिप्रेशन वाले पेशेंट को भूख कम लगेगी या सभी डिप्रेशन वाले पेशेंट जो होंगे वो इंसोम्निया फेस करेंगे। कभी कभी डिप्रेशन की कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा खाता भी है या ज़्यादा सोता भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर कोई डिप्रेस पेशेंट है तो वो लॉन्ग टर्म सोएगा, उसको हम देख सकते हैं कि वो कई कई घंटों तक वो सोता रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में इंसोम्निया भी देखने को मिल सकता है। वहीं ऑल टाइम ऑल डे फीलिंग लो या फिर अनकंट्रोलेबल इमोशंस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी वो ओवरवेल्म्ड फील कर सकता है, एंजाइटी उसके साथ बनी रहती है, होपलेस वो फील करता है, एंड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैनिया की बात करें जो कि एलिवेटेड मूड है, तो मैनिया के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है, यानी कि डिप्रेस में जहाँ वो एक तरफ लो फील कर रहा है वही मैनिया के अंदर वो एकदम हाइपर फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरली हैप्पी है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है, सेल्फ एस्टीम से भरा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें टेम्पररी हैं, मतलब ठीक है वो ओवर जॉयड होता है, ओवर हैप्पी होता है, बट स्टिल ये चीज़ें उसमें टेम्पररी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये सब, क्योंकि ये सुनने में देखने में पॉजिटिव लगता है, ये लगता है कि अरे ये अगर हैप्पी है, ये एनर्जेटिक है, ये ऑप्टिमिस्टिक है तो अच्छी बात है, बट ये उस एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है मैनिक एपिसोड्स में कि पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है। मतलब कि कहते हैं ना वो जैसे कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है, तो ओवर जॉयड होना, ओवर एनर्जेटिक होना या ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना या सेल्फ एस्टीम से बिना बात पे अननेसेसरी सेल्फ एस्टीम से भरे रहना या ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करना, तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही देखने को। इसके अलावा भी जैसे कि डे ड्रीमिंग या फिर रेसिंग थॉट्स, जिसमें कि पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट रन करते हैं, या फिर इसको अपन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी बोल सकते हैं। एक के बाद एक के बाद आइडियाज़ आते रहते हैं। पर्सन जो है वो ओवर टॉकेटिव आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थॉट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो वो अपने थॉट्स को निकालेगा, बाहर निकालेगा, तो वो ओवर टॉकेटिव होगा, वो ज़्यादा बात करेगा और कुछ भी उसकी बातों का कोई सेंस नहीं होगा, फिर भी वो बस बात करता चला जाएगा। इसी तरीके से इन्फ्लेटिंग सेल्फ एस्टीम भी ऊपर नीचे होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, सेल्फ एस्टीम से भरा हुआ है, तो ये हमेशा उसके अंदर बना रहेगा। एकदम कभी कभी वो डिप्रेस भी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन फील करेगा। कई बार होता है कि ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है तो ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा उसकी एनर्जी भी लॉस होगी। लेकिन यहाँ पे भी जैसे कि अगर अपन बात करें कि इंसोम्निया, तो इंसोम्निया भी देखने को इन पेशेंट्स में मिल सकता है, क्योंकि ये पेशेंटों के लिए, जो मैनिक वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए 3 से 4 घंटे की नींद सफिशेंट होती है। ये मतलब कि 3 से 4 घंटे की नींद में अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करते हैं और उसके बाद किसी भी काम में लग जाएंगे। एक खास चीज़ देखने को जो मिलती है वो इनके अंदर वो देखने को मिलता है कि ये किसी भी टास्क को अपने हाथ में ले तो लेते हैं, लेकिन उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाते। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उनके अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यानी कि बहुत अपने आप को कोई बड़ी शख्सियत समझते हैं, कोई सेलिब्रिटी या कोई भगवान, या ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास ही सारी पावर्स हैं, मैं पावर से भरा हुआ हूँ, इस तरीके के उनको एक डेल्यूजन होता है। पुअर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो बहुत एक जल्दबाजी करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, बिना सोचे समझे वो कोई भी, और अक्सर इनके जो डिसीजन होते हैं वो इनके लिए ही नुकसानदायक साबित होते हैं, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचते समझते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स रेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये इस तरीके के डिसीजंस जो होते हैं वो ले लेते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एबनॉर्मलिटी ही है, गलत है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। बाइपोलर फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैविंग सम मेजर लोज दैट लास्ट 2 वीक्स एंड मेजर हाइज दैट लास्ट 1 वीक, यानी कि
आपको देखने को मिले मेजर लोज यानी कि डिप्रेशन, पर्सन डिप्रेस्ड फील कर रहा है एटलीस्ट 2 वीक्स, यहाँ पे ड्यूरेशन जो दिया हुआ है दैट इज 2 वीक्स, और साथ में एक्सट्रीम हाइज भी फील करता है विच इज लास्ट फॉर 1 वीक। एक तरीके से इसको अपन एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरह भी देख सकते हैं कि अगर पर्सन 2 हफ्तों तक कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है और 1 हफ्ते का ड्यूरेशन उसका हाई उसमें जा रहा है, एलिवेटेड मूड में जा रहा है, वो अपने आप को मेजर हाइज में फील कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बाइपोलर फर्स्ट में। यानी कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेजर लोज एंड मेजर हाई फॉर 2 वीक्स एंड 1 वीक, ये ड्यूरेशन हमें याद रखना है फॉर बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। बाइपोलर सेकंड की बात करें तो सेम सिमिलर लोज, यहाँ पे पर्सन सिमिलर लोज यानी कि वही डिप्रेसिव स्टेट वो फील करेगा इंक्लूडिंग हाइपोमेनिया, जैसे कि हमने बाइपोलर फर्स्ट में देखा मेजर हाइज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मेजर हाइज नहीं है, इंस्टेड यहाँ पे हाइपोमेनिया यानी कि माइल्ड मेनिया, एलिवेटेड मूड है बट उतने सीवियर लेवल का नहीं है जितना हमें बाइपोलर फर्स्ट में देखने को मिला था। और यहाँ पे वही है कि जो हाइपोमेनिक स्टेट आ रही है वो एटलीस्ट 4 डेज तक होनी चाहिए, यानी कि अगर कंटिन्यूसली वो 4 दिन तक हाइपोमेनिक सिम्टम्स को फेस कर रहा है, यानी जो भी उसको मेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं एक माइल्ड फॉर्म में, एक एलिवेटेड, एक नॉर्मल एलिवेशन फॉर्म में आ रहे हैं 4 डेज तक, तो उसको अपन बाइपोलर सेकंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक और डिसऑर्डर होता है इसके साथ, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। नाउ साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर क्योंकि साइकिल है और ये साइकिल बताया गया है अप टू 2 ईयर्स, तो ये साइकिल अगर 2 साल तक चल रहा है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मेजर लो और मेजर हाई नहीं है, दोनों ही लो फॉर्म में है, माइल्ड फॉर्म में है, माइल्डर लोज है एंड माइल्डर हाइज है। लेकिन अगर इनका ड्यूरेशन 2 ईयर्स तक है, यानी कि एक माइल्ड फॉर्म में डिप्रेशन और मेनिया दोनों के सिम्टम ऊपर नीचे हो रहे हैं, 2 साल तक कंटिन्यूसली पर्सन फील कर रहा है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उसको अपन साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, पर ड्यूरेशन लंबा होने के बावजूद भी जो लोज और हाइज आते हैं वो इतने सीवियर फॉर्म में नहीं आते हैं, वो माइल्ड फॉर्म में आते हैं। अक्सर इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नॉर्मली सब सोचते हैं कि ठीक है इतने उतार चढ़ाव तो सबके मूड में आते रहते हैं, इतना तो नॉर्मल है, तो इतना जल्दी ये डिटेक्ट हो नहीं पाता है। इसके अलावा और भी जो आते हैं वो आते हैं मिक्स्ड एपिसोड। अगर एपिसोड्स की बात करें तो मिक्स्ड एपिसोड एंड रैपिड साइक्लिंग। तो मिक्स्ड एपिसोड में सिम्टम्स दोनों के आ रहे हैं, डिप्रेशन के भी और मेनिया के भी, यानी कि दोनों के डिप्रेशन अगर साथ में अपीयर हो रहे हैं तो वो मिक्स्ड एपिसोड्स में आएंगे, यानी कि ऑब्वियसली बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकेंड में दोनों ही सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स है, मेनिया के भी सिम्टम्स है, पर मिक्स सिम्टम्स, तो इसको अपन मिक्स सिम्टम्स बोलेंगे। वहीं रैपिड साइक्लिंग की अगर आप बात करें तो विद इन 1 ईयर, यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, अगर 1 साल के अंदर अंदर जो साइकिल है यानी कि जो सिम्टम्स है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और सीवियर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में रैपिड साइक्लिंग अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्रेशन और मेनिया के एपिसोड्स आते हैं विद इन 1 ईयर, और अगर ये रैपिड फॉर्म में आ रहे हैं, थोड़े जल्दी आ रहे हैं, तो अपन रैपिड साइक्लिंग इसको बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द कॉजेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है, वैसे एग्जैक्ट कॉज अपन बोल सकते हैं कि अननोन है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि अगर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में बताया गया है कि इट इज़ लाइकली टू मतलब कि सर्कुलेट होता है कि जीन्स से जाता है पेरेंट्स से बच्चों में, और मे बी मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये सीवियरली होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली डाइजाइगोटिक ट्विंस के। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, कोई भी स्ट्रेसर हो सकता है, स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो बाइपोलर को ट्रिगर कर सकता है। देन ब्रेन केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन रिस्पॉन्सिबल बताए गए हैं दैट इज डोपामिन एंड सीरोटोनिन। तो डोपामिन और सीरोटोनिन मूड फ्लक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी वजह से अगर इनकी एबनॉर्मेलिटी होती है, इनका कम ज़्यादा होता है, तो मूड में फ्लक्चुएशन आते हैं, तो स्टडीज़ रिवील करती हैं। मूविंग टू द ट्रीटमेंट यहाँ पे, तो बाइपोलर के लिए
या फिर हम कहेंगे अगर मेनिया की बात करें तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ लिथियम। लिथियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं यहाँ पे मेनिया को ट्रीट करने के लिए। वहीं अगर डिप्रेशन की अगर बात करें या अगर बाइपोलर किसी को आ रहा है तो दोनों ड्रग्स यानी कि उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम दोनों थेरेपी अपन दे सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि एंटी डिप्रेसेंट्स में जो अपन SSRIs यूज़ कर रहे हैं ये कभी कभी मेनिया को कॉज कर सकती है, क्योंकि SSRIs बेसिकली क्या कर रही हैं, SSRIs ठीक है डिप्रेशन को तो ट्रीट कर रही हैं बट डिप्रेशन में मूड एलिवेट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे डिप्रेस मूड को एलिवेट कर रही हैं, उसमें हेल्प कर रही हैं। बट ये कभी कभी क्या होता है कि मूड को इतना ज़्यादा एलिवेट कर देती है कि उसकी वजह से मेनिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये ध्यान देना है कि एक पर्टिकुलर जो भी इनका एक फिक्स अमाउंट होता है या जो भी इनका एक रिकमेंडेड डोजेज होती हैं उन्हीं डोजेज में इनको रिकमेंड किया जाए। अदर देन दैट एंटीसाइकोटिक्स, एंटीकन्वर्जेंट एंड बेंजोडाइजेपिन्स भी दी जा सकती है। एंटीसाइकोटिक्स अगर साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, डेल्यूजन, क्योंकि जैसे मैंने बताया डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसमें मेनिया में होता है, तो अगर साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं बाइपोलर में तो उस कंडीशन में अपन एंटीसाइकोटिक्स एडिशनल फॉर्म में दे सकते हैं, एंटीकन्वर्जेंट्स भी दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स क्योंकि एंटी एंजाइटीज में एजेंट्स में आते हैं तो बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अदर ट्रीटमेंट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं जो काम करती हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं यहाँ पे जो काम करती हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी अपन यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस यहाँ पे अगर पेशेंट को नॉर्मल रखना है तो उसके थोड़े थोड़े जो भी उसकी जीवन शैली है उसमें अगर अपन छोटे छोटे बदलाव कर सके, उसको एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करें, उसके खाने पीने का ध्यान दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें या उसको काउंसिल करते रहें टाइम टाइम पे, तो ऐसे छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है पेशेंट को सपोर्ट में। देन अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। बात करें अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की तो बाइपोलर क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स, तो मेंटल डिसऑर्डर्स के तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ते ही, सोसाइटी यानी कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अब कैसे क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो सोसाइटी में मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर फैले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते। आज भी बहुत सारे लोग जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके अनअवेयर हैं। बाइपोलर भी क्योंकि उन्हीं में से एक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइपोलर को लेके भी लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, वो नहीं जानते। नॉर्मली ये सोचते हैं कि मूड स्विंग्स ही तो हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है या पर्सन मेनिया से गुजर रहा है, लोगों को नहीं पता चलता। और इसी सब चीज़ों में क्या होता है कि कब पर्सन जो होता है वो एक अहम कदम उठा लेता है और कभी कभी सुसाइड कर लेता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखा तो एक स्टिग्मा के रूप में इसको देखा जाता है। मेंटल डिसऑर्डर है या बाइपोलर की मैं बात करूं तो कम्युनिटी पे ये स्टिग्मा की तरह है। यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अरे ये तो मेंटल पेशेंट है, ये तो पागल है, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके के उन लोगों के ऊपर एक तरीके से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है, कोई अपने मूड्स को जो है वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहा, ये लोगों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं मेंटल पेशेंट्स के और नॉर्मल पीपल्स के बीच में, जो एक तरीके से उनको और मेंटल प्रेशर देने का काम करता है। लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में वो और ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इकोनॉमिक कॉस्ट की, तो कोई भी डिसऑर्डर वो देखा जाए तो इंडिविजुअली या फैमिलीज़ के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन तो डालते ही डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ट्रीटमेंट चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चैनल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी उतने हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट या जो भी सेंटर्स होते हैं, जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं, वो अभी इतने नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे जो कॉस्ट है वो मतलब कि उस पर बर्डन आता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। केयर गिवर बर्डन की बात करें तो केयर गिवर बर्डन होता ही है कि जो केयर कर रहे हैं बेसिकली,
तो वो भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, उनके साथ सामने भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बाइपोलर पेशेंट से डील करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना या उनके मूड्स को झेलना अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो जो घर में रह रहे हैं और जो इन लोगों से डील कर रहे हैं या इनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनके साथ डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही आती हैं। साथ साथ में अगर इन केस फैमिली में वही पर्सन कमाने वाला है, अगर वो जिसको बाइपोलर वो खुद ही कमा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि उनके फाइनेंसिस पे, उनकी सोशल लाइफ पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे, हर चीज़ पे असर पड़ता है। सोशल आइसोलेशन, ऐसे पर्सन जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स है या बाइपोलर है, धीरे धीरे वो समाज से कटने लगते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। वो ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से उनका सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा लोगों से नहीं रहता, वो इतना ज़्यादा लोगों से डील नहीं कर पाते, वो खुद ही अलग होने लगते हैं। वो अलग अपना एक ये कहना चाहिए कि वो अलग ही रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी से शेयर करना कुछ पसंद नहीं करते, उनको मन ही नहीं करता है। तो वो धीरे धीरे करके खुद ही देखा जाए तो सोसाइटी से या सोशली वो विड्रॉल हो जाते हैं। जो मैरिज जैसे माइलस्टोन है, फिर उनको बाद में इनको अचीव करने में बहुत दिक्कत आती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी सफ़र होती है, उनकी फैमिली लाइफ सफ़र होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, जैसे कि सुसाइडल रिस्क ये बढ़ जाता है इन केस अगर जैसे बाइपोलर है या मेजर डिप्रेशन है। तो इसमें हम खास तौर पे देखते हैं कि पर्सन जो है वो सुसाइडल थॉट्स उसको घेर सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुसाइड करने में सफल भी हो जाता है। तो एक तरीके से उनके लिए उनकी जान का खतरा है, तो सुसाइडल रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अदर डिसऑर्डर्स भी इसमें एसोसिएट कर सकते हैं, दूसरे डिसऑर्डर इसके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी पर्सन को घेर सकती हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने इमोशंस उसके ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो और दूसरी बीमारियां भी उसको घेर सकती हैं और फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी उसको घेर सकती हैं। और कई बार कई केसेस में अर्ली डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। अब क्या नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को जो बाइपोलर या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि उनको हमें किसी भी तरीके से इस तरीके के शब्द उन कहने से हमें बचना है कि उनके दिमाग पे या उनके ऑलरेडी वो इतने डिप्रेस्ड हैं कि और ज़्यादा उनको प्रेशर देखने को ना मिले। हमें उनको नहीं बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, या उनको बार बार उनको ये नहीं तुम नॉर्मल हो, तुम नॉर्मल हो। तो इस तरह की बातें या ओवर रिएक्ट करना, उनके मूड्स को देख के ओवर रिएक्ट करना, या अगर वो सामने वाला गुस्सा करे तो साथ में हमें भी गुस्सा हो जाना। तो ये चीज़ें कि हमें अगर हमें पता है कि सामने वाला ऑलरेडी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, ऑलरेडी वो इतनी सारी चीज़ें झेल रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो हमें वहाँ पे उसकी सिचुएशन को समझना है। हमें और ज़्यादा एग्जैजुरेट या फिर और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करना है। तो आज हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में देखा। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर, दो डिसऑर्डर एक साथ जिसमें कि मैनिया और डिप्रेशन, जब इनके बीच में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।